चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम की ओर सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह से तैयारी किया जाए जो फाइनल सिलेक्शन में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो एपिसोड है, मैं अभी आपके सामने जो एपिसोड लेके आया हूँ, ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का ये सीरीज है जो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। इसका पीडीएफ नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर मिलेगा। डेली आपको 4 बजे तक पीडीएफ दे दिया जाता है। आप उसे बनाकर तैयार रहें। और आज 9 बजे ही हमारा टाइम रहता है। आज मैं 9:30 में आया हूँ क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम था जिसके कारण मैंने पहले ही टाइम अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लाइव हो चुके हैं और आप सब भी जम के सेशन को शेयर लाइक और बाद में जो देखते हैं वो भी सेशन को अपना प्यार ज़रूर दें क्योंकि ये एक नया सेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। तो चलिए हम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक से एक क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। मेरे दोस्त, प्रोबेबिलिटी से ये सवाल है कि ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, यानी ए टोटल 7 बार बोलता है जिसमें 5 बार सच बोलता है, 2 बार झूठ बोलता होगा। और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी वो 9 बार बोलता है जिसमें 8 बार सच बोलता है तो 1 बार झूठ बोलता होगा। कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वे एक ही तथ्य कहने में एक दूसरे का खंडन करे, यानी एक दूसरे से झगड़ा कर ले। तो अब मेरे दोस्त आप ये देखो, ये ए है और ये हमारा बी है। अगर हम बात सच बोलने की करें और मेरे मित्र हम बात झूठ बोलने की करें, ठीक है, तो ए क्या करता है, टोटल 7 बार बोलता है, 7 में से 5 बार ही सच बोलता है। ए जो है उस 7 में से 5 बार सच बोलता है, इसका मतलब 7 में से 2 बार झूठ बोलता होगा। बिल्कुल। जहां तक बी की बात रही तो बी टोटल 9 बार बोलता है जिसमें 8 बार सच बोलता है। तो 9 में से 8 बार सच बोलता है तो 9 में से 1 बार ये झूठ बोलता होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब सवाल यहाँ ये है कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाना, एक ही स्टेटमेंट पर एक दूसरे से झगड़ा कब होगा? तो जब किसी एक ही तथ्य पर ये सच बोल रहा हो और ये झूठ बोल रहा हो तो झगड़ा होगा, या ए सच बोल झूठ बोल रहा हो और बी सच बोल रहा हो तो झगड़ा होगा। यानी जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमसे मांग रहा है वो तभी संभव है जब ए सच बोले। जब ए सच बोले, ठीक है, तो बी झूठ बोले, या जब ए झूठ बोले, ठीक है, तो मेरे दोस्त बी सच बोले। यानी ए सच बोले और बी झूठ बोले तो झगड़ा होगा, या ए झूठ बोले और बी सच बोले तो झगड़ा होगा। इस तरह से 5/63 और 16/63 जोड़ेंगे, 21/63 होगा, जो कि मेरे दोस्त 1/3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आवाज कम है। अच्छा, आवाज कम है मेरे दोस्त, आवाज आ जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आवाज क्लियर क्यों नहीं है। चलो दोस्त, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट से है। कह रहा है कि कंचन ने साधारण ब्याज के समान दर पर 2 साल के लिए 10,000 रुपये कर्ज पर लगाया है और 4 साल के लिए 5,000 रुपये कर्ज पे लगाया है। अगर टोटल उसे इंटरेस्ट 2,000 प्राप्त हुआ हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मेरे दोस्त मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को R% मान लेता हूं, ठीक है, और रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है। अब ये देखिए 10,000 रुपये इन्होंने 2 साल के लिए लगाया है, तो अगर R% का रेट है, इसका क्या मतलब है कि 1 साल में R% ब्याज बनेगा। अगर 1 साल में R% ब्याज बनेगा तो 2 साल में 2R% ब्याज बनेगा। तो 10,000 को 2 साल तक रहने दिया तो इस पर 2R% ब्याज बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ 5,000 रुपये
इन्होंने लगाया है कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। तो 1 साल में अगर R% तो 4 साल में क्या होगा? तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा हमारा 4R%। ठीक है, तो ये 10,000 पर 2 साल का ब्याज और 5,000 पर 4 साल का ब्याज, और यही टोटल इंटरेस्ट जो है अपना, ये मेरे दोस्त 2000 है। ठीक है, अब यहां से मैं अगर देख लूं 2 0 से 2 0, यहां भी 2 0 से 2 0, तो ये 200R और यहाँ भी 50 4 200R, 200R 200R, ये क्या हो जाएगा? 400R इक्वल्स टू ये 2000। R का मान क्या होगा? 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? 5% हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, ये बिल्कुल रोज आपकी सेवा में आने वाला है, इसलिए जमकर आप लोग इस सेशन को प्यार दें और इस सेशन से आप लोग जुड़ें। ये रहा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है 15%, 20% और 25% के 3 क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा? यानी आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेगा तुरंत एमआरपी और एसपी का रेशियो आप ले लेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए, पहला डिस्काउंट है 15% की, जो होता है 3/20 का डिस्काउंट। 20% के डिस्काउंट का मतलब 1/5 के डिस्काउंट। 25% के डिस्काउंट का मतलब 1/4 का डिस्काउंट। ठीक है ना। अब ये देखो, 3/20 के डिस्काउंट का मतलब 20 हमारा एमआरपी है, 3 का डिस्काउंट देंगे तो 17 में सेल करेंगे, है ना। 1/5 के डिस्काउंट का मतलब 5 एमआरपी की चीज 1 के डिस्काउंट पर यानी 4 में सेल करेंगे, और 1/4 के डिस्काउंट का मतलब 4 एमपी की चीज को हम 1 डिस्काउंट के साथ 3 में सेल करेंगे। अब 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद फाइनली हो क्या जाएगा? 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट होगा, ये 20 पंचे हमारा 100 हो जाएगा, और ये 17 तिया ये 51 हो जाएगा। अब आप ही बताओ, 3 लगातार डिस्काउंट के बाद 100 की चीज 51 में बेचोगे, यानी कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? तो 49% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा ये बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो एकदम मेरे दोस्त ये सेशन आप लोगों के लिए चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, इसको देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कमल 11,180 रुपए में 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। एक वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पर एक आर्टिकल, ठीक है, यदि मैं यहां पर एक आर्टिकल का सीपी पूछ लूं तो क्या कहोगे? तो आप सीधे सीधे कहोगे, देखो सर 80 आर्टिकल को हमने खरीदा है 11,180 में, तब तो एक एक को खरीदा होगा कितना में? तो मेरे दोस्त एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यानी कि हमें ध्यान से देखना होगा, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, और ये मेरे दोस्त हमारे पास 4, यानी हम ये देख लिए एक आर्टिकल का सीपी अपना क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये 559 और बटे 4, लेकिन हमें एक आर्टिकल का सीपी नहीं मांगा है, एक आर्टिकल का हमसे एसपी मांगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगा कि इसको वगैरह निकाल करके कोई फायदा भी नहीं, अभी निकालो ही मत। ठीक है, आपने 80 आर्टिकल परचेज किया और फिर उसे सेल किया, तो मेरे दोस्त जब हमने 80 वस्तु को सेल किया है तो सेल करके मुझे क्या मिला है? 6 वस्तु के सीपी के, सॉरी 6 वस्तु के एसपी के बराबर हानि। तो अगर मैं 80 वस्तु को बेचूं और मुझे लॉस मिले, ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब 80 वस्तु को बेचने से 80 वस्तु का सीपी भी नहीं मिला होगा, इससे हमें कम मिला होगा, तभी तो लॉस होगा। क्योंकि 80 वस्तु बेचूं और 80 का सीपी मिल जाए तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सीपी से कम मिलेगा तभी तो लॉस, और लॉस हुआ भी है, यानी सीपी से कम मिला है। कितना कम? 6 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर, तो 6 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर। अब आप ही बताइए, ये 80 एसपी 6 एसपी आके ऐड हो जाएगा, ये 86 एसपी हो जाएगा, और ये हमारा 80 सीपी हो जाएगा। अब यहां से एसपी और अपॉन सीपी हम करेंगे,
80/86 यानी कि ये हमारा 40/43 होगा। जानते हो दोस्त, ये क्या है? ये एक्चुअल में एक वस्तु का एसपी है और ये क्या है? एक वस्तु का सीपी है। ठीक है, और आप अच्छी तरह जानते हो क्या मेरे दोस्त कि 80 वस्तु, ये जो हमारा है ना 11,180, ये सीपी है कितने वस्तु की? 80 वस्तु की। तो अगर 80 वस्तु के सीपी में 80 से भाग दे देंगे तो ये हमारे एक आर्टिकल का सीपी आएगा, जो रेशियो में कितना है? 43। तो 43 का मान हो जाएगा कितना? 11,180/80। तो 43 का मान अगर इतना है तो मेरे दोस्त इसका मान क्या होगा? तो हम यहीं पर थोड़ा देख ले कि कोई कटने वाला है क्या। तो मेरे दोस्त एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या इससे हमें कटता नजर आ रहा है? थोड़ा और सिंपलेस्ट कर लो। ये 4, ठीक है, दूनी, और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। अब ये इससे कितनी बार में जाएगा? तो मेरे मित्र इससे ये 13 बार में हमारा चला जाएगा। तो हम ये कहने लग जाएंगे कि एक रेशियो का मान 13/4। जब एक रेशियो का मान 13/4 तो 40 रेशियो का मान क्या होगा? 40 गुने 13/4, यानी फाइनली यहां पर 130 हमें नजर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मेरे दोस्त 130 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन मेरे दोस्त एकदम श्योर श्योर आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है, ये मेरे दोस्त क्वेश्चन, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। हमें कह रहा है कि ए जो है ना सर, ए 72 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है, जबकि बी 90 मिनट में उस टैंक को भर सकता है, जबकि सी मेरे दोस्त उसे खाली कर सकता है। सॉरी, सी खाली करने की बात नहीं कर रहा है, ये हमें कह रहा है कि ए भर सकता है इतना मिनट में और बी भर सकता है इतना मिनट में। लेकिन जब तीनों पाइप को एक साथ चला देंगे तो 2 घंटे में क्या हो जाएगी? भर जाएगी। यानी कि जब ए, बी और सी तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाएगा तो ओवरऑल टैंक क्या हो जाएगी? भर जाएगी। लेकिन कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। अब खुद ही बताओ, जो टंकी इतना इतना और इतने देर में भर जाती हो, उस टैंक की कैपेसिटी क्या होगा? तो उस टैंक की जो क्षमता होगी वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो तीनों का एलसीएम तो हमारा 360 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर 360। अब बताओ, 72 मिनट में 360 भरेगा तो 1 मिनट में 5, 90 मिनट में 360 तो 1 मिनट में मेरे दोस्त 4 भरेंगे, और ये 120 मिनट में 360 भरेगा तो 1 मिनट में 3 भरेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ मेरे दोस्त, ए अपना भरने वाला है, ए की इफिशियंसी क्या है? तो ए की इफिशियंसी हम जान रहे हैं +5, बी की इफिशियंसी क्या है? +4। अब सी ये तो खाली करने वाला है ना, तो आखिर सी कितना खाली करेगा? तो देखो ना, जब तीनों एक साथ चल रहा है ना तो 1 मिनट में 3 ही भर रहा है। ठीक है, तो आप बताइए, जब ए और बी हमारा 9 भरता होगा तब तो सी 6 खाली करता होगा, तभी तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 नजर आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, यानी सी की कैपेसिटी हम जान गए -6। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कहा कि ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चला दीजिए। अगर आप ए और बी को 12 मिनट तक मेरे दोस्त एक साथ चला दोगे तो आप ही बताओ 12 मिनट में क्या होगा? तो ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 भरेंगे तो 12 मिनट में 108 भर देंगे। बिल्कुल। अब इसके बाद ए बी को बंद कर दिया जाएगा। अब कह रहे कि आप सी को चलाओ। मेरे दोस्त, आपने पाइप एंड सिस्टम पढ़ा होगा, तो पाइप एंड सिस्टम का ये कंसेप्ट होता है कि अगर कभी खाली करने वाला पाइप चलना स्टार्ट करे तो मेरे दोस्त क्या होता है उसके बाद? तो जो पानी पहले से भरे होते हैं वही खाली होता है। तो आप देख लो, पहले से आपका यही 108 भरा हुआ है ना, तो यही अब खाली होगा। खाली होगा सी के अपनी इफिशियंसी 6 इफिशियंसी से, तो मेरे दोस्त बताओ कितने टाइम लग जाएंगे? 18 मिनट का टाइम लग जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 18 मिनट हो जाएगा। जिन्होंने 18 मिनट लाया होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डाले हैं इसमें, आप एकदम से टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दो मेरे दोस्त।
अब इसको देखो, तीन तीन कप है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:5, 5:6, 9:7। मेरे दोस्त 4:5, 5:6 और 9:7 के अनुपात में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। अब देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो, दूध और पानी का अनुपात, पहले कप में 4 और 5 है मेरे दोस्त, दूसरे कप में 5 और 6 का रेशियो है, तीसरे कप में 9 और 7 का रेशियो है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या कहा गया हमें कि पहला कप से 36 लीटर लेकर, दूसरे कप से 44 लीटर लेकर, और ठीक है, पहले कप से 36 लीटर लेकर, दूसरे से 44 लीटर लेकर, और तीसरे से मैं कितना लेकर मिला दूं इसे, ताकि जो हमारा फोर्थ मिक्सर बने उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। 1:1। अब 1:1 का मतलब ये हुआ कि जब हमारा फोर्थ मिक्सर बन रहा होगा तो उसमें जितना मिल्क रहा होगा उतना ही वाटर रहा होगा। जब तक मिल्क और वाटर का मात्रा सेम नहीं होगा तब तक ये 1:1 होगा नहीं। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि इससे इतना ले लो, इससे इतना ले लो, इससे क्या लेकर मिला दूं कि 1:1 हो जाए, मेरे दोस्त ये क्वेश्चन सेल्फ बैलेंस का होता है। आप कहोगे सर ये सेल्फ बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये खुद ही बैलेंस रहता है, इससे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यकीन नहीं आता, आप देख लीजिए। 5 4 9, 9 कितने मेरे दोस्त? 18। 5 और 6 11, 11 7 कितने? 18। आप देख लो, ये खुद ही 1:1 है। यानी सभी मिल्क सभी वाटर को ऐड करोगे तो आपको इक्वल इक्वल दिखेगा 1:1। ये अपने आप में पहले से बैलेंस रहता है। तो करना क्या होता है? सिर्फ कंपैरिजन। मैं आपको दिखाता हूं कंपैरिजन कैसे करोगे। 4 और 5 9, ये देखो 5 और 6 11, 9 और 7 मेरे मित्र ये 16। अब आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट कप में 9 मिक्सर है, ठीक है, 9 रेशियो, जहां से 36 लिया। दूसरा में 11 है जहां से 44 लिया। तीसरा में 16 है, वहां से क्या लेंगे? तो मेरे दोस्त बहुत सिंपल, बताओ यहां कितना गुना लिए हो? 4 गुना। यहां कितना लिए हो? यहां भी 4 गुना। अरे 9 चौको 36, 11 चौको 44, यहां 4 गुना, यहां 4 गुना। तो जितना जितना टाइम्स यहां लिए हैं उसका एवरेज टाइम्स यहां लिया जाता है। एवरेज टाइम्स का मतलब समझे? एवरेज टाइम्स का मतलब है यहां जितना गुना लिए हो और यहां जितना गुना लिए हो उसको जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो मेरे मित्र 4 और 4 8, 8 का आधा तो 4 ही हो जाएगा। तो 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। यानी मेरे दोस्त आपको तीसरा से 64 लेना होगा, तभी जाकर ये 1:1 हो पाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 64 हो जाएगा। मैं आपको बताऊं आगे, कल जब मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन डालूंगा, आज बहुत सारे बच्चे यहां पर ये सोच रहे होंगे कि यहां 4 गुना, यहां 4 गुना, तो यहां भी 4 गुना कर दो, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, एवरेज टाइम्स आपको करना होगा। कल जब एक सवाल में दूंगा, अगर आप 4 4 4 करने लग जाओगे इस तरह से तो गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना यहां पर एवरेज टाइम्स किया जाता है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है? देखो, ये कह रहा है कि एक परिवार ने अपनी कुल इनकम में से 15% की बचत किया है। ठीक है, एक परिवार अपने कुल इनकम में से 15% की बचत करता है और शेष राशि 3 प्रकार के खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में खर्च करता है। आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है। तो बताओ बचत और स्वास्थ्य पर किए गए खर्च का डिफरेंस क्या होगा? मेरे दोस्त एक बात बताऊं, पहले आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूं। अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं कि एंड और या में क्या डिफरेंस है? मेरे दोस्त देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, तो किसी एक काम को, जैसे कि मान लो हमें 3 व्यक्ति का सिलेक्शन करना है, अगर 3 पर्सन का सिलेक्शन करना है तो जब तक तीनों का सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, और जब तीनों का सिलेक्शन हो गया और फिर से उन्हीं तीनों को सिलेक्ट करने के कुछ कोई और भी तरीके होंगे तो बीच में प्लस का साइन आता है। एंड और या का यही अर्थ होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप में से जो भी लोग चाहे एसएससी प्रिपरेशन वाले होंगे चाहे रेलवे प्रिपरेशन वाले होंगे, मेरे दोस्त आपको याद होगा कि लास्ट का आपका जो 2-3 एग्जामिनेशन हुए, जैसे एनटीपीसी 2021-22 और ग्रुप डी 2022, वहां पर आपका
टीसीएस ने ही पेपर लिया था, जिससे क्वेश्चन का जो लेवल था वो वही था जो एसएससी में पूछा गया। इसलिए आपको अपनी तैयारी एसएससी को देखकर करना होगा और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखकर करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको आगे चल के पश्चाताप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त आप अपने लेवल को थोड़ा सा मेंटेन रखना, ठीक है, और मैं तो आपके लेवल को मेंटेन रखूंगा ही। चलो, बाकी अगर हमसे कुछ और भी चाहते होंगे, कुछ और भी आपकी इच्छा होगी, तो डिस्कशन के बाद आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। आओ पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लें। ओके, अब मेरे दोस्त देखो यहां पर क्या है, एक फैमिली की जो भी अपनी इनकम हो रही है, ठीक है, वो फैमिली क्या कर रहा है, अपने इनकम में से सेविंग कर रहा है। सेव कितना कर रहा है मेरे दोस्त, 15% वो सेव कर रहा है। अगर वो 15% सेविंग करता होगा, इसका मतलब वो मेरे दोस्त खर्च कितना करता होगा, तो अरे किसी का भी इनकम 100% होगा ना, 15% अगर सेविंग करेगा तो वो 85% मेरे दोस्त खर्च कर लेगा। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये जो मेरे दोस्त उसका खर्च है ना, वो 3 मद पर खर्च है, यानी 3 चीज पर खर्च वो करता है। किस किस चीज पर, तो मेरे दोस्त वो हेल्थ पर खर्च करता है, ठीक है, साथ ही साथ वो एजुकेशन पे खर्च करता है, और एजुकेशन के साथ साथ वो मेरे दोस्त फूड पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। और किस रेशियो में, 1:2:2 मेरे दोस्त 3 के रेशियो में, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल कहूं, क्या आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इनकम एजुकेशन पर किए गए खर्च के 3 गुने से 300 रुपए कम है, यानी आगे इंफॉर्मेशन रुपीज में है, यहाँ रेशियो है। तो एक काम कर लो मेरे दोस्त, यहाँ इनकम को आप 100x मान लो, ठीक है। अब जैसे ही 100x मानोगे तो 100x का 15% तो 15x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब 100x का 85% क्या हो जाएगा आपका, 85x हो जाएगा। अब 85x को 1:2:2 में 1:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 2 और 2 5, 5 का मान अगर 85x होगा तो 1 का मान 17x होगा, तो 1 का मान मेरे दोस्त 17x हो जाएगा, 2 का मान हमारा 34x हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 का मान भी हमारा 34x ही होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये तीनों खर्च को भी देख लिए और सेविंग्स को भी देख लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सर इनकम एजुकेशन पर किए गए खर्च के 3 गुने से 300 कम है, तो इनकम तो हमारा 100x है। आप कहोगे हाँ जी सर, और एजुकेशन पर किया गया खर्च कितना है, ये 34x है। तो कहता है इनकम जो है वो एजुकेशन पर किए गए खर्च के 3 गुने से मेरे मित्र 300 कम के बराबर है। तो यहां से हम देखें 102x आएगा, माइनस का 2x, और बराबर ये 300 हो जाएंगे माइनस में, तो x की वैल्यू यहां पर कितने आ जाएंगे, 150। अब x की वैल्यू 150 आ गया। अब हमसे क्या मांगा, तो हमसे कहा कि सेविंग्स और हेल्थ पर किए गए खर्च का डिफरेंस बताओ। तो 17 और 15 का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप ही बताओ मेरे दोस्त, x का मान अगर 150 है ना, तो 2x का मान क्या हो जाएगा, 2 गुने 150 यानी कि 300। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 300 हो जाएगा। जिनका भी 300 आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, और जिनका 300 नहीं आ रहा होगा वो मेरे दोस्त गलत कर गए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आओ मेरे दोस्त, अब इसको देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD 2 जीवाएं हैं। कह रहा है कि आगे बढ़ाने पर AC और BD O पर मिलते हैं और AB इसका व्यास है। अब देख लो मेरे दोस्त, AB क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। AC और BD को बढ़ाता है तो वो E पर जाकर मिलते हैं। फिर कह रहा है कि AEB ये हमारा 36 डिग्री है, तो DOC का मान बताओ। देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बनाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल में हमें कह दिया है कि इस सर्कल का A और B, AB इस सर्कल की व्यास है, और जो भी डायमीटर होगा तो डायमीटर हमेशा किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो AB हमारा डायमीटर हो गया, ये व्यास हो गया।
क्या कह रहा है हमें, AC और BD दो जीवाएं हैं, दोनों को आगे बढ़ाओ तो E पर मिलते हैं। ठीक है, तो AC और BD दोनों को आगे बढ़ाओ तो E पर मिलते हैं। इसका मतलब है कि AC जीवा इधर रहा होगा और BD हमारा इधर रहा होगा। तभी तो मेरे दोस्त अगर हम AC को बढ़ा दें थोड़ा सा आगे, ठीक है, और BD को भी बढ़ा दें थोड़ा सा आगे, तो दोनों जाकर के कहां पर मिल जाते हैं, तो दोनों जाकर E पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AEB 36 है। AEB ये मेरे दोस्त हमारे पास कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, बताइए सर COD का मान क्या होगा या DOC। तो DOC तब निकाल पाएंगे जब D और C को O से मिलाएंगे। तो यही मेरे दोस्त हमारा DOC होगा। DOC इस एंगल के बारे में हमसे पूछा गया। ठीक है, और ये बहुत आसान है। कहोगे बहुत आसान कैसे है, मैं अभी दिखाता हूं कि बहुत आसान ये क्यों है मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो, हम कैसे DOC कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए मेरे दोस्त बस एक काम कर लो, क्या, ये हमारा डायमीटर है ना, तो आप यहां से या यहां से या तो इसको इससे मिला दो और नहीं तो इसको इससे मिला दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप जैसे ही यहां से इसको मिलाते हो तो मुझे ये बताओ, ये तो आपका डायमीटर है, और डायमीटर परिधि पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, क्योंकि डायामीटर सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री के कोण, यानी कि व्यास परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, या यूं कहो कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 हो गया। अभी देखो ये है स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन में ये मेरे दोस्त हमारा 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पर 180 बनेगा, तो इधर 90 तो हमारा इधर भी 90 हो जाएगा। हो गया, हाँ जी सर। अब जैसे ये 90 हो गया तब तो ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 है, ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो गया, 90 हो गया। अब ये 90 और ये 36 तो हो जाएगा 126। और जब ये 126 होगा तब तो मेरे दोस्त ये हमारा 54 ही बच जाएगा, तभी तो 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ सर ये क्यों 54 हुआ, त्रिभुज के तीनों कोण 180 के कारण। ठीक है, अब जैसे ही मेरे दोस्त यहां ध्यान देना, आप क्वेश्चन देखो खत्म हो रहा है, आप जैसे इसको 54 बोल दिए ना तो ये मेरे दोस्त आपका 108 हो जाएगा। कहोगे वो कैसे, तो मेरे दोस्त ये देखो, क्या ये आपका एक चाप है, कहोगे हाँ सर। एक चाप के द्वारा अगर परिधि पर 54 बनेगा तो इसके द्वारा सेंटर पर कितना बनेगा, 108। तो परिधि पर 54 बनेगा तो सेंटर पर 108, क्यों, क्योंकि परिधि पर के कोण से डबल बनता है सेंटर पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। सर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके बताया कीजिए। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, कंसेप्ट क्लियर करके ही तो बता रहा हूं, कंसेप्ट बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर करके आपको बताऊं। ओके चलो, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8 नंबर। आइए मेरे दोस्त अब हम चलते हैं 9 नंबर पर। ठीक है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AC और BD एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर कह रहा है कि AB और AC आपस में इक्वल हैं, BAC हमारा 48। तो बताइए ADC का मान क्या होगा। बहुत आसान है मेरे दोस्त, ADC का मान मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्त, कैसे आप आराम से बना सकते हो। अब देखो हमारे पास एक सर्कल है, थोड़ा और बना दो। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, वेरी गुड। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है दोस्त, जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, यही तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा ABC और मेरे दोस्त क्या है, D है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB और AC इक्वल है। ठीक है, तो AB तो ये है हमारा, AC अगर खींचेंगे तो ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप ही बताओ, AB और AC इक्वल है तो ये हमारा AC है और ये हमारा AB है। अगर ये दोनों अपना इक्वल है तो आप तो पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो आज अगर AB और AC इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होने के कारण इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना,
आप कहोगे हाँ जी सर। साथ ही साथ मेरे दोस्त BAC हमारा 48 है। देखो BAC कहाँ है, BAC यानी ये वाली जो एंगल है ना ये आपका 48 है। BAC ये वाली एंगल हमारा 48 है। यस और नो? यस। तो मेरे दोस्त अब हम आपसे एक चीज पूछेंगे, अगर ये हमारा 48 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर एक कोण हमारा 48 है तो बाकी दो कोण मिलके क्या बच जाएंगे? तो मेरे दोस्त इसके लिए क्या करना है, 180 में से 48 हटा दो, ठीक है, तो ये क्या बच जाएंगे यहाँ पर 2, और 17 में 4 गया तो 13, तो ये 132 ये दोनों मिलके बचेंगे, और ये दोनों है इक्वल इक्वल तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो ये भी 66 हो जाएंगे और ये भी 66 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे क्या सवाल पूछा है वो देखिए, हमसे सवाल पूछा है ADC का मान बताइए। सर ADC कहाँ मिलेगा? ADC यानी ये वाली एंगल हमसे पूछा गया। ठीक है, अब आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि जब भी किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी चक्रीय चतुर्भुज के, अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 होते हैं। अगर ये दोनों मिलकर 180, जिसमें ये 66, तो पक्का ये 114 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलकर 180 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सुभाष सुमन, कितना सिलेक्शन हो सकता है ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। मैं गॉड तो हूं नहीं कि एग्जैक्ट डाटा कुछ भी दे दूं, है ना। अब कितना सिलेक्शन होगा वो तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे, है ना। भाई लोग का रिजल्ट का प्रूफ आएगा, भाई लोग अपना नंबर भेजेगा, अपना फोटो भेजेगा, है ना, और उस दिन मैं आपके सामने, जिस दिन रिजल्ट आएंगे 4 से 5 दिन के बाद आपके सामने रिजल्ट शो किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आओ, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इनसे जरा मिलो, ये क्या है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 32 सेमी और मेरे दोस्त इंटू 18 सेमी डायमेंशन, तो ये जो डायमेंशन है ये एक रेक्टेंगल का डायमेंशन है, आयत का डायमेंशन है। ठीक है, ये आयत की लंबाई हो जाएगी और ये आयत की चौड़ाई हो जाएगा। तो 32 सेमी लंबा और 18 सेमी चौड़े एक आयताकार शीट के चारों कोने से 3 सेमी भुजा वाला एक वर्ग काटा गया और बॉक्स बनाया गया। तो बताइए सर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मैं आपको एक सिंपल से, ठीक है, सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। अब देखो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, और इस शीट में हम देख पा रहे हैं कि लेंथ हमारा क्या है 32 सेमी है, और मेरे दोस्त ब्रेथ क्या है 18 सेमी है। हमसे ये कहा गया कि इसके प्रत्येक कोने से एक एक स्क्वायर में काट के हटा दूं। अगर मेरे दोस्त आप स्क्वायर काट के हटाओगे, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो हम स्क्वायर काट रहे हैं ना दोस्त, इसकी साइड हमारे पास 3 है। ये जो स्क्वायर हम काट रहे हैं इसकी साइड हमारे पास 3 है मेरे दोस्त, ठीक है, इसकी साइड हमारे पास 3 है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप ही बताइए, अब अगर आपने 3-3 सेमी भुजा का स्क्वायर काट लिया है तो मेरे पास कितना एरिया बच गया है? तो मेरे पास देखो मेरे दोस्त यही बचा हुआ है, क्योंकि जिसको काटने कहा है तो उसको तो काट के हटा दिया गया। तो काट के जब हटा दोगे तो आपके पास तो यही बचेंगे, यही आपके पास बचेंगे, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। अब मेरे दोस्त क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। अब शादी ब्याह में कभी कभी आप देखते होंगे, आज के जमाना तो हाईटेक हो गया, आज तो पहले से कार्टून बना हुआ मिलता है। पहले के टाइम पे कार्टून का एक आता था बिना फोल्ड किया हुआ, और सभी लोग मिलके उसको फोल्ड करते थे, जिसमें नाश्ता पैक होता था। तो आज भी मेरे दोस्त क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको हमें फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करेंगे? तो एक मेरे दोस्त यहां से, है ना, एक यहां से, एक यहां से, और मेरे दोस्त एक यहां से। अब क्या होगा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, तो बन जाएगा हमारे पास एक बॉक्स, जिसका फेस जो होगा वो खुला होगा, यानी खुला बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप बताओ, ये पूरा यहां से यहां हमारा 32 है। अब 32 में 3 और 3 6 अगर हट जाएंगे तो क्या मेरे दोस्त ये 26 नहीं बचेगा? कहोगे हाँ जी सर।
पूरा 18 मेरा यहां से यहां है। अब 18 में से 3 3 6 हट जाएंगे तब तो यहाँ पर 12 बच जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ 12 का मतलब यहाँ 12 हो जाएगा। तो ये जो खुला बॉक्स बनेगा ना, उसकी लंबाई तो मेरे दोस्त हमारे पास 26 रह जाएगा और उसकी चौड़ाई मेरे दोस्त हमारे पास 12 रह जाएगा। लेकिन इस हाइट क्या होगा, तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये है कितना, 3 ना, तो यही 3 मेरे दोस्त हमारे लिए हाइट का काम करेगा। तो जो ओपन बॉक्स होगा उसका ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये हमारा हाइट होगा। अगर हम वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से LBH यानी 26 और गुने में 36, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 936 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों, 36 का मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल मेरे दोस्त ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, और 9 का मल्टीपल एक ये है और एक ये है, 2 है 9 का मल्टीपल। लेकिन अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 6 6 36 हो जाएगा और यूनिट डिजिट यहाँ पर ही 6 है, इसलिए ये मेरा आंसर जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। तो आप में से जिन्होंने भी ढंग से काम किया होगा उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत पहले भी मेरे दोस्त आप इस चीज को देख रहे होते हैं और बहुत पहले से ये क्वेश्चन आप बना भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये CHSL 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक आपका क्लास ऐप पर नहीं लिए हैं एस्टेट का रिजल्ट का आशा कर रहा हूं। मेरा कैटेगरी EBC में 70 सही है, पास हो जाएंगे सर। मेरे दोस्त जैसे ही वहां से आ जाएगा क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग आप कर जाओ क्वालिफाई, फिर आप जुड़ जाना, फिर आप काम करने लगना है ना। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि आपको अभी ही जुड़ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना जिससे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको देखते हैं ये क्या है। ये क्वेश्चन है, एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा। एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होगा जिसका आधार 8 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई हमारा 3 सेमी है। अब देखो ये ध्यान से देखना, पिरामिड का जो बेस है ना मेरे दोस्त, वो एक हमारा स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहली बात, स्क्वायर बेस में अगर हम पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है, हमें क्या मांगा है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया। तो हमें यहाँ पर थोड़ा ढंग से ही काम कर लेना चाहिए। ढंग से काम करने का मतलब क्या, ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर ये हमारा पिरामिड है। ठीक है, अच्छी बात है। आप कितना जानते हो सर इसकी, तो ये जो बेस में स्क्वायर है इसका साइड हमारा 8 है। ठीक है, और पिरामिड का हाइट कितना दिया हुआ है, तो पिरामिड का हाइट यहां से डाला जाएगा जो बिल्कुल स्क्वायर के मिडिल में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और ये कितना दिया हुआ है अपना, ये अपना 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या, तो पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है, पहले ये बताता हूं। तो एक हम आपको ओपन पिरामिड बना के दिखाते हैं। ये देखो बेस में स्क्वायर है, एक ट्रायंगल इधर होगा, एक ट्रायंगल मेरे दोस्त इधर होगा, एक ट्रायंगल इधर होगा, एक ट्रायंगल इधर होगा। ठीक है, किसी पिरामिड के बेस में जितना साइड वाला फिगर होता है उतने ही ट्रायंगल खड़े होते हैं। तो आज अगर इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो ये 4 ट्रायंगल हो जाएगा और एक हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, हम स्क्वायर का साइड जानते हैं 8 8 और मेरे दोस्त 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए किसी भी हालत में ट्रायंगल का हाइट चाहिए। और जानते हो इस ट्रायंगल का जो हाइट है ना मेरे दोस्त, उसको पिरामिड में लेटरल हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिरामिड में इसे लेटरल हाइट कहा जाता है। ठीक है, अब लेटरल हाइट हमें फाइंड करना होगा, तो लेटरल हाइट कहां से कहां तक, तो इस ट्रायंगल के टॉप से ये बेस पर परपेंडिकुलर डालना है। यानी मेरे दोस्त यहां से आपको क्या करना है, यहां पर आपको एकदम मिड पॉइंट से जाके इसे मिला देना है। यही मेरे दोस्त आपका क्या है, L है। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं थोड़ा सा, तो ये पूरा जो 8 है ना, ये मेरे दोस्त 4 और 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा जिसमें परपेंडिकुलर 3, बेस हमारा 4 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 होगा। तो ये L आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो L निकल गया आपका 5। अब आप आराम से इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इसको टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया लोगे तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 ट्रायंगल का एरिया। तो मेरे दोस्त देखो 4 ट्रायंगल का एरिया आपको लेना होगा,
तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, प्लस 4 और गुने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2। बताओ बेस कितने, ये हमारा 8 है, और यहाँ पर हाइट कितने, ये हमारा 5 है। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप देख पाओगे 64 और प्लस ये 2 और 40 2 80, फाइनली क्या होगा 144। आराम से आप निकाल पाओगे 144। अब पिरामिड का बहुत अच्छे से अगर आपने काम नहीं किया होगा, पिरामिड को आपने देखा नहीं होगा, तो फिर ये सवाल बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ध्यान से आप देखिए क्या हो गया। आप लोग से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ। आप लोग से एक चीज पूछता हूं, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का आप ज्यादा रख रहे हो। मेरे दोस्त, अगर आप क्वेश्चन का लेवल ढंग से नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा, फिर आप वहां कहीं के नहीं रहोगे। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, अगर आपको ये लेवल ठीक लग रहा है तो एक बार आप सभी लोग वाई टाइप कर दो, ठीक है, ताकि मुझे ये एहसास हो जाएगा कि हाँ जो मैं लेवल करा रहा हूं वो लेवल ठीक है। एक बार आप सभी लोग यस टाइप कर दो, ठीक है। जिनको ये जिस एग्जामिनेशन के लिए करा रहा हूं, अगर वो लग रहा है कि हाँ लेवल ठीक है, तो आप मेरे दोस्त आराम से एक बार वाई टाइप कर दो, ठीक है। अरे आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूं ना, आपको समझ में बस आना चाहिए। आपको बनाना है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, बहुत सारे भाई यस टाइप कर रहे हैं, यस टाइप कर रहे हैं। ओहो हो, थोड़ा और लेवल इंक्रीज कीजिए, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आइए तो हम मेरे दोस्त सवाल को कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्या है। सबसे पहले ये कहा कि 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत 18,425 है। इस बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे दोस्त, क्या 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो खर्च है वो 25 रुपए है। यानी 25 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट हो रहा है, ठीक है, तो 25 रुपया में इतना मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है, तो 18,425 इतना रुपया में कितना मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा होगा। तो इसके लिए 25 से कट कर दो। अब जैसे ही 25 से इसको काटेंगे, 25 7 175, बचेंगे कितने मेरे दोस्त 9 92, 25 तिया 75, फिर कितने बच जाएंगे, तो यहाँ 17 25 सते 125, यानी 737 इतना मीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि जहां पर पेंट किया गया है वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ एरिया। और संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होता है बेलन का, 2πr और इंटू h प्लस r होता है, ठीक है मेरे दोस्त। आओ अब देखो, 2 पाई का मान 22/7, r तो हम नहीं जानते, लेकिन h पता है 30 और प्लस r बराबर हो जाएंगे 737। अब यहां से देखो कुछ कटने वाले हैं क्या, तो मेरे दोस्त देखो 11 दूनी 22, 11 6 66, 11 7 77, ठीक है। अब यहां से अगर हम r और इंटू 30 प्लस r कर लें तो क्या हो जाएगा, 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 गुने मेरे दोस्त 67 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 दूनी 4, तो यहां पर मेरे दोस्त हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मेरे दोस्त देख पा रहे हैं, तो यहां से हमारे पास दो उपाय है, या तो हम वैल्यू ऑब्जर्व कर लें, या मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें। तो क्या करना बेटर रहेगा, वैल्यू ऑब्जर्व करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम r का मान यहाँ पर 7/2 रख लें, तो मेरे दोस्त यहाँ भी हमारा r का मान 7/2 हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या ये हमारा वैल्यू आ पाएगा, बिल्कुल आ पाएगा। ये देखो 7/2, ये 30 प्लस 7/2, 30 दूनी 60, 60 प्लस 7 67, 67/2, 7/2,
तो हो जाएगा 7 × 67/4, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त हमारे पास रेडियस क्या आ गया, 7/2 हमने एज्यूम कर लिया। तो 7/2 जैसे रेडियस आपने एज्यूम कर लिया, हाइट आपको पहले से मालूम है, तब तो आप वॉल्यूम निकाल ही सकते हो। और वॉल्यूम क्या होता है मेरे दोस्त, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, r² करेंगे तो 7/2 और 7/2, और हाइट मेरे दोस्त हमें पता है 30। अब जो कटने वाला है उसे जल्दी से कट कीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से मेरे दोस्त 11 हो जाएगा, और ये हमारे पास 15 हो जाएंगे। ठीक है, 77 × 15, तो 15×7 = 105 और 115, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप में से जिन्होंने भी बनाया होगा बहुत अच्छी बात है। हालांकि 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है, तो फिर यूनिट डिजिट का भी कमाल देखना होगा। 7 × 1 7 और 7 बचे 35, है ना, 7 × 5 = 35, यानी यूनिट डिजिट 5। तो यूनिट डिजिट हमारा 5 भी होना चाहिए और 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी है। और तो कोई मेरे दोस्त दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या हो गया जी? अब इसको देखिए, ये क्या है। अब यहां देखना, यदि cos + sec = √3 है, तो हमें कह रहे हैं cos³ + sec³ का मान क्या होगा। अब आप यहां से देख सकते हो cos थीटा + sec थीटा का मान क्या, sec बराबर क्या होता है, 1/cos, बराबर कितने हैं, √3। अब ध्यान देना, cos + sec का मतलब 1/cos = √3। ठीक है, हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है cos³ थीटा और बाई 1। ठीक है, cos³ थीटा + sec³ थीटा, और sec³ थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cos, sec का मतलब 1/cos। बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्त हमने देखा cos + sec = √3 था, sec का मतलब 1/cos, यानी cos + 1/cos का मान √3 है, तो cos³ + 1/cos³ का मान क्या होगा। तो जब x + 1/x का मान समथिंग, तो x³ + 1/x³ का मान होता है a³ - 3a, यही तो होता है। तो मेरे दोस्त √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और माइनस में ये भी 3√3, तो फाइनली यहां पर हमें 0 नजर आएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। एमडी आलम, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप आराम से उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, cos + sin = √2 cos, cos + sin = √2 cos। हमसे मान किसका मांगा है, हमसे मान मांगा है cos - sin का स्क्वायर और प्लस cos + sin का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर और प्लस a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a² + b²। ठीक है, तो ये हमारा ट्वाइस ऑफ a² + b²। क्या करें अब, तो यही चीज तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, cos - sin का स्क्वायर प्लस cos + sin का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो ये मेरे दोस्त हमारा a² और ये हो जाएगा b²। ठीक है, तो ये 2 और इंटू cos² + sin² 1, तो फाइनली ये हमें 2 नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर चलें। अब देखिए ये सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट मेरे दोस्त 1500 है। ठीक है, और उनका एचसीएफ हमारा 10 है। कह रहे बताओ ऐसे पॉसिबल पेयर कितने होंगे। सबसे पहली बात, अगर एचसीएफ हमारा 10 है 2 नंबर का, तो मेरे दोस्त वो जो नंबर होगा ना अपना, वो क्या होगा, तो 10A और 10B के फॉर्म में होगा, क्योंकि 2 नंबर का एचसीएफ अगर 10 है तो वो 10A और 10B के ही फॉर्म का होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है,
10A और 10B का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 1500। कितना दिया हुआ है, 1500। ठीक है, अब यहां से अगर हम A इंटू बी देखने चले जाएंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी हमारा ये 15 दिखेगा। तो A इंटू बी हमें 15 नजर आएगा। आप जानते हो ये 10 कॉमन लेने के बाद A और B अपना को प्राइम रह जाता है। को प्राइम का मतलब दो ऐसा वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो क्या होगा वो वैल्यू, वो वैल्यू हमारा 1 और 15 हो सकता है। 2 से 15 तो डिविजिबल है नहीं, तो 3 इंटू 5 हो सकता है, या मेरे दोस्त 5 इंटू 3 हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने 1 इंटू 15 किया, 15 2 से डिविजिबल था नहीं, तो 3 इंटू 5 15, 4 से डिविजिबल है नहीं, तो 5 इंटू 3 हमारा 15 होगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो 3 5 और 5 3 कपल रिपीट हो गया। अब जब भी कपल रिपीट होगा तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। तो एक पेयर हमारा ये है और एक पेयर हमारा ये है। ये भी चेक कर लो कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, यानी कि यहां पर हमें 2 पेयर नजर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है, एक खंभा जमीन पर लंबवत रूप से 12 मीटर के स्टील के तार के मदद से खड़ा है। ठीक है, जो उसके शीर्ष पर बंधा हुआ है और जमीन पर चिपका हुआ है। यदि स्टील तार की क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री का कोण बना हुआ है तो बताइए सर खंभे की ऊंचाई क्या होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे दोस्त। सबसे पहले देखो ये खंभे हैं, ठीक है, और जमीन पर एक पॉइंट है जहां से इस खंभे के शीर्ष को तार से बांधा हुआ है। ठीक है, यानी तार के सहारे ये खंभा खड़ा है। और ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, अपना अर्थ हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो रस्सी है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ ही साथ मेरे दोस्त 12 मीटर के स्टील के तार, यानी कि ये जो स्टील तार है ना, इसकी लंबाई हमें 12 मीटर दिया हुआ है। हमें कह रहा है खंबे की ऊंचाई बताओ। बहुत ही आसान है, ये 90 ये 30 तो ये हमारा 60 होगा। आपको पता होगा 90 30 60 में कि 60 के अपोजिट साइड √3, 30 का अपोजिट साइड 1 और 90 का अपोजिट साइड 2। अब देखो 2 का वैल्यू अगर 12 होंगे तो 1 का वैल्यू 6 होगा, 1 का अगर 6 हो जाएगा तो 1 का तो 6 हो ही गया। तो इस तरह से मेरे दोस्त हम लोगों ने खंभे का हाइट यहाँ पर 6 मीटर देख लिया। ये था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो, ये 17 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है और हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रेंगल ABC एक ट्रेंगल है, ABC एक ट्रेंगल है, DBC पर एक पॉइंट है। BC का मान 16 हमें दिया हुआ है, BD का मान 11 दिया हुआ है, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। तो बताओ AC का वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए हम इस पर बात करें। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, आपको भले ही आज ये क्लास करने में अजीब सा लगता होगा, आज ये क्लास करने में आपको भले ही थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता होगा कि सर ये आप क्या क्या करा रहे हो। मेरे दोस्त ये एक ऐसा सेशन है जो आज के बाद जब मैं 20वां दिन ये क्लास करा रहा होऊंगा उस समय आपकी लाइव की संख्या अभी से लगभग 3-4 गुनी हो जाएगी और साथ ही साथ ये क्लास आपके लिए अमृत साबित होगा। ठीक है, ऐसे भी कोई नया चीज जब आपके लिए स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। अब ये अपने पास मेरे दोस्त ये ABC एक ट्रेंगल है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ABC हमारे पास एक ट्रेंगल है, A B और C। ठीक है, हमें कहा कि BC पर एक पॉइंट हमारा D है, BC पर एक पॉइंट D है। मेरे दोस्त जैसे हम इनको इनसे एकदम ध्यान से देखना, जैसे हम इनको इनसे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर दो बात। पहली बात क्या, पूरा का पूरा BC हमारा क्या है 16 सेमी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं इसमें BD कितना है, तो BD हमारा 11 सेमी है। ठीक है, तो 16 में अगर ये 11 सेमी है तो ये तो 5 सेमी हो जाएगा बिल्कुल। और क्या दिया है मेरे दोस्त, ये दोनों एंगल इक्वल कहा है।
एडीसी, एडीसी कहने का मतलब ये वाली एंगल, और बीएसी कहने का मीनिंग है ये वाली एंगल। तो मेरे दोस्त अगर मैं इसे थीटा कह दूं तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अब यहां पर मेरे दोस्त ये दोनों एंगल इक्वल है? ठीक है, ये वाली एंगल और एक ये वाली एंगल। तो इससे तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि एक बड़े ट्रायंगल का एंगल और एक इस छोटे से ट्रायंगल का एंगल इक्वल है। तो क्या करना होगा, इस छोटे से ट्रायंगल और इस बड़े से ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। अब देखते हैं सिमिलर कैसे होगा। देखो ये वाली जो एंगल है ना मेरे दोस्त, ये दोनों में कॉमन है, ये छोटे से ट्रायंगल में भी और ये बड़े से ट्रायंगल में भी। तो अब क्या कहना चाहते हो? कहना बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, क्या बड़े ट्रायंगल का दो एंगल छोटे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। ये छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल मेरे दोस्त ये हो जाएगा और बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े त्रिभुज के तीनों कोण छोटे के तीनों कोण के बराबर, ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल हो गया सिमिलर। ठीक है, और कुछ दिया है कहीं पर? और कुछ नहीं दिया है, हमसे एसी का मान मांगा है। अब देखो हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले मुझे ये बताओ दोस्त, अल्फा के सामने छोटे ट्रायंगल में क्या है आपका 5 सेमी है, और अल्फा के सामने बड़े ट्रायंगल में क्या है, ये आपका एसी है बराबर। फिर आप देखना मेरे दोस्त, ये थीटा के सामने छोटे ट्रायंगल में क्या है आपका, ये आपका एसी है, और इस थीटा के सामने बड़े ट्रायंगल में क्या है आपका, ये आपका 16 है। तो इस तरह से मेरे दोस्त ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या करोगे, रूट के अंदर 80, जिसे आप 4√5 लिखने जाओगे। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा। अब देखो कुछ भाई ऐसे होंगे जो यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाने में फंस गए होंगे, उनके लिए मैं क्या कहूँगा, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखो ऑर्डर का ध्यान कैसे रखोगे, बड़े ट्रायंगल का जो हमारा एंगल ए है, बड़े ट्रायंगल का ए थीटा है और छोटे का हमारा डी थीटा है, तो बड़े का ए छोटे के डी के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए बड़े ट्रायंगल में भी सी है और छोटे में भी सी है, तो बड़े में भी सी और छोटे में भी सी हमारा कॉमन हो गया। तो इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल और बड़े ट्रायंगल का भी ये दोनों इक्वल है ना। अब ये देख लो छोटे का तीसरा कौन है, तो छोटे का तीसरा हो जाएगा हमारा ए, तो छोटे का तीसरा हमारा ए है अल्फा और बड़े ट्रायंगल में हमारा बी है अल्फा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे सिमिलर कर सकते हो, और जब इस तरीके से सिमिलर करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगाना बहुत आसान होगा। इसके लिए फिगर नहीं देखना होगा, कैसे लगाओगे, फर्स्ट टू का रेशियो फर्स्ट टू के साथ, यानी ए सी और डी सी का जो रेशियो होगा, सेकेंड टू यानी कि बी सी, और यहाँ भी सेकेंड टू यानी ए सी। ठीक है, और साथ ही साथ फर्स्ट एंड लास्ट बोले तो ए बी, और फर्स्ट एंड लास्ट बोले तो मेरे दोस्त हमारा ए डी। ठीक है, अब ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इनमें से किन को लेकर चलना है, क्योंकि मुझे ए सी के बारे में पूछा है तो हम उसी को लेकर चलेंगे जिसमें ए सी अवेलेबल होगा, इसलिए हम ई दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, ए सी के बारे में हम जानते नहीं तो ए सी को एज इट इज रहने दीजिए। डी सी, तो डी सी को आप 5 जानते हो, 5 रहने दो बराबर। बीसी, तो बीसी मेरे दोस्त आपको पता है पूरा का पूरा 16, और एसी आप नहीं जानते हो तो एसी रहने दो। आप यहां से भी देख लो एसी इंटू एसी हमारा एसी स्क्वायर। जब पेपर सर पर होते हैं ना तो वैसी स्थिति में आपको मिसलेनियस करना चाहिए, और कुछ ही दिन में तो आप जान रहे हो कि आपका पेपर सर पर है, तो जब पेपर सर पे हो तो आपको मिसलेनियस करना ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं मेरे दोस्त मिसलेनियस अभी आपको करा रहा हूं। ठीक है, आइए अब हम आपको 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब इसको देखिए ये क्या है, वीकली एक दिन हम आपको चैप्टर वाइज भी करा देंगे, घबराना नहीं। हमें कह रहा है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो एक्स एक्सिस को 5 पर काटती है और रेखा y बराबर 2x + 3 पर एक लंब है। ठीक है, अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे वो बेहतरीन कैसे है, देखिए एक्स अक्ष को 5 पर काटना, 5 पर काट रही है। अब देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है -5 पे,
और हिंदी में लिखा हुआ है 5 पे काट रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक्स अक्ष को -5 पर काट रही है तब तो मेरे दोस्त वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वहां पर x का मान तो -5 होगा लेकिन y का मान 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x एक्सिस को -5 पर काटने का मतलब है -5, 0 पर काटना, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो भी होगा x का मान होगा। यानी आज जो लाइन है वो -5, 0 से गुजर रही है और साथ ही साथ एक लाइन पर आकर के वो परपेंडिकुलर हो जा रही है। और किस पर परपेंडिकुलर हो रही है? y बराबर 2x और +3 पर हो रही है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हमें इसी लाइन का इक्वेशन मांगा है जो मेरे दोस्त क्या कर रही है, जो -5, 0 से गुजर रही है। आप जानते हो जो -5, 0 से लाइन गुजरेगी उस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको -5, 0 सेटिस्फाई कर रही है। अब -5, 0 इसको तो सेटिस्फाई कर नहीं रही है, -5, 0 इसको सेटिस्फाई कर रही है, -5, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है और -5, 0 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बाकी अगर आप मेथड से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। देखो कैसे, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन y बराबर 2x + 3 है, तो y बराबर mx + c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो m का मान 2 हो जाएगा, यानी इस लाइन का स्लोप हमारा 2 हो गया। और जब देखो मेरे दोस्त इसके स्लोप को m1 मान लूं और इसके स्लोप को m2 मान लूं, तो जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो m1 ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं m2 जानता हूं कि 2 है बराबर -1। तो यहां से m1 का मान -1 हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त हमने -1/2 आई मीन इसका हमने स्लोप निकाल लिया है। ठीक है, और अब देखो जो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हो और उसका अगर हमें स्लोप मालूम हो तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे y - y1 बराबर m × x - x1, ये तो आप लिख ही सकते हो। तो y - y1 हमारा 0 है, m हमारा -1/2 है और ये x - x1 हमारा है -5, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे 2y हो जाएगा, -1 से ये -x और -5 होंगे, -x इस पार आएगा तो x + 2y और यहाँ पर हमारा -5 रहेगा। तो मेथड से आप ऐसे बना सकते हो। बाकी मैंने आपको ऑप्शन से भी बना के दिखा दिया, तो आप ऑप्शन से भी आंसर ला सकते हो, आप मेथड से भी ला सकते हो। तो जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा काम कर सकते हो, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आइए हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्त, अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमसे AD का इक्वेशन मांग रहा है। अब देख दोस्त, अगर हमारे सामने एक पैरेललोग्राम होगा, प्लीज यदि हमारे सामने एक पैरेललोग्राम होगा यानी A B C और D, चलिए अब मेरे दोस्त यहां देखिए हमारा A का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 5, 0 है। ये हमारा B का क्या है, -2, 3 है। हमारा C का क्या है, -1, 4 है। ठीक है, और हम मेरे दोस्त यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट नहीं जान रहे हैं, तो D का हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, और हमें AD का इक्वेशन मांग रहा है, यानी कि इसका हमें इक्वेशन मांग रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा बात बताता हूं और देखो कैसे आप पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये चौथे पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम। आप ऐसा करो, इसका कोऑर्डिनेट A, B मान लो। ठीक है, और आप तुरंत निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आपको निकालना ही ना पड़े। कहोगे वो कैसे, क्यों नहीं निकालना पड़े? हम आपको बताते हैं क्यों नहीं निकालना पड़े। अभी मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, ये AD, ये पॉइंट D का कोऑर्डिनेट बिना निकाले हुए हम AD का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। ठीक है, और याद रखना कि दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। यानी मेरे दोस्त इसका स्लोप अगर मेरा m होगा तो इसका भी स्लोप मेरा m ही होगा। ठीक है,
और आज इस लाइन का स्लोप निकालना बहुत आसान है। वो कैसे? 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 और ये हमारा x2 माइनस x1। ठीक है, देखो y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास मेरे दोस्त 3 है, x2 हमारा -1 है और x1 हमारा -2 है, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली 1 नज़र आ रहा है। तो जब इसके स्लोप 1 हो जाएंगे तो इसके भी स्लोप 1 हो जाएंगे। ठीक है, और अब देख लो जिस लाइन का इक्वेशन मांग रहा है उस पर एक पॉइंट जानते हैं और स्लोप जानते हैं, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से y और माइनस y1 हमारे पास 0 होंगे, m हमारा 1 है, x माइनस x1 हमारे पास 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए तो y बराबर x और माइनस का 5। ठीक है, आप y बराबर x माइनस का 5 कहीं भी आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो गया। हालांकि आप अगर चाहते तो AD का इक्वेशन मांग रहा था, हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जान रहे थे, तो AD के इक्वेशन को पॉइंट A सेटिस्फाई करता, तो 5,0 आप ऑप्शन में रख सकते थे। तो x के जगह पर 5, y के जगह पर 0, तो x के जगह पर 5, y के जगह पर 0 रखते वेरीफाई नहीं होता, x के जगह पर 5, y के जगह पर 0 वेरीफाई नहीं होता, x के जगह पर 5, y के जगह पर 0 वेरीफाई नहीं होता, लेकिन x के जगह पर 5, y के जगह पर 0 वेरीफाई हो जाता। आप वेरीफाई करके भी आंसर ला सकते थे, इतना कुछ भी तामझाम नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हमें AD का इक्वेशन चाहिए, हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जान रहे हैं 5,0, बस इतना ही करना था कि AD का इक्वेशन वही होगा जिसको 5,0 सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी को 5,0 सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए वही हमारा आंसर हो जाता। तो तरीके मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, आप जो तरीका यूज करना चाहो कहीं से भी परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं ये क्या है। मित्र मेरे हमें ये कह रहा है कि P 4,2 और R -2,0 एक रोम्बस PQR के वर्टेक्स हैं। ठीक है, हमें कह रहा है कि QR का इक्वेशन क्या होगा। बहुत आसान मामला है क्या मेरे दोस्त, हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रोम्बस है। ठीक है, अब इस रोम्बस में ये हमारा P रहा, ये Q रहा, ये R रहा और ये अपना S है। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो 4, अपना 2 हो जाएगा। बात R की करें तो ये अपना -2, मेरे दोस्त 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें हमें QS का इक्वेशन चाहिए। QS का मतलब समझे, ये QS का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त सवाल यहाँ पर ये है कि हम तो P और R का कोऑर्डिनेट जानते हैं, इक्वेशन किसका चाहिए? इक्वेशन चाहिए QS का। ठीक है, QS का इक्वेशन चाहिए, ये इसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कितना आसानी से बना सकते हैं। पहले आपको मेरे दोस्त मैं ऑप्शन से बताता हूं, फिर मैं तरीके से बताऊंगा। चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन हो सकता है। अब ये देखो, ये हमारे पास जो है ना, ये एक रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पर? रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी इसका भी मेरे दोस्त ये मिड पॉइंट होगा और इसका भी ये मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो इसका भी ये मिड पॉइंट होगा और इसका भी ये मिड पॉइंट होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस मिड पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ये दोनों पॉइंट जानते हैं, इसके हिसाब से निकाल लो। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x वाले को जोड़कर आधा, y वाले को जोड़कर आधा। अब 4 में -2 जोड़ोगे 2, 2 का आधा हो जाएगा 1, और 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 का आधा हो जाएगा 1। यानी कि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जान चुके हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा ऑप्शन भी देखना है। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, QS पर हम एक पॉइंट जान गए हैं।
क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पी आर पे भी है और क्यू एस पे भी है। तो क्यू एस का हमें इक्वेशन चाहिए और क्यू एस पर हम एक पॉइंट जान चुके हैं। तो क्यू एस का इक्वेशन वही होगा जिसको ये 1,1 सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 1,1 रखेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल। 1,1 रखेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ जी। 1,1 रखेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं सर। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो मेरा कट गया। बाकी इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? अब इसके लिए हमें थोड़ा स्लोप निकालना होगा। अब देख लो मेरे दोस्त, ये पी आर और ये क्यू एस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ पी आर, ठीक है, और इनटू स्लोप ऑफ क्यू एस, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। पी आर का स्लोप तो आप निकाल सकते हो, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1, यानी कि 0 - 2, ठीक है, बाई x2 माइनस x1, तो -2 - 4, ठीक है, और इनटू इसका स्लोप नहीं जानते तो m मान लो बराबर -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2/-6, यानी कि 1/3 हो जाएगा। 1/3 और m बराबर ये -1, तो m का मान हमारा -3 होगा। इसका मतलब ये है कि इस लाइन का स्लोप आप जान गए -3, ठीक है। अब आप स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लो या आप स्लोप निकाल के चेक कर लो। तो मेरे दोस्त, अगर हम स्लोप निकाल कर चेक करें तो इसका स्लोप -3 होना चाहिए। तो -3 आपको कहाँ दिखेगा? तो यहाँ तो आपको स्लोप -3 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। अगर कभी भी आप इसका स्लोप निकालना तो ये ध्यान रखना, माइनस, ठीक है, माइनस में x का गुणांक, x का कोफिशिएंट आपको ऊपर रखना है और y का कोफिशिएंट आपको नीचे रखना है। तो आप स्वयं इस बात को सोचो, आज मैं इसका स्लोप निकालूंगा, x का कोफिशिएंट अपॉन माइनस में x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 1/3 आ जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए? -3, यानी ये तो आंसर नहीं जाएगा। माइनस में x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट यही -3 हो जाएगा, यानी कि -3 स्लोप उसी लाइन का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यू एस का इक्वेशन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एक तो इससे आंसर वेरीफाई हो गया। बाकी जब आप एक पॉइंट और स्लोप जान चुके हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि क्यू एस का जो हमारा समीकरण होगा, क्यू एस के जो अपना इक्वेशन होगा वो क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्त, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखोगे तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अगर यहां से देखें तो y माइनस y1 कितना है? 1 है, बराबर m कितने हैं? -3, और x माइनस x1 भी 1 है। तब तो y माइनस 1 बराबर -3x और +3 हो जाएगा। 3x को इस पार ले आओ तो 3x प्लस y -1 उस पार जाके 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप ऑप्शन नंबर बी लेके आ पाओगे और आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, हमने हर चैप्टर से क्वेश्चन को रखा है। धीरे धीरे करके आपकी संख्या मेरे दोस्त इसमें बढ़ने लग जाएगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो भी हो लगातार काम करते रहो, लगातार बढ़ते रहो। ठीक है, चलो आइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब मेरे दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। ठीक है, अब 22 क्या है? ये तो मेरे दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस है। हाँ, नींद आ रहा है, आएगा मेरे दोस्त, नींद आएगा नहीं? अब कहते नहीं, सिलेक्शन यूं ही नहीं होता है दोस्त। सिलेक्शन के लिए रातों की नींद हराम करना पड़ता है, जगना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, यूं ही मजे लेकर के अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तब तो दुनिया मजे में ही रहेगी, है ना। तो बाकी आपको क्या करना है? आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको मजा चाहिए, या आपको सोना है? आप चॉइस इज योर्स। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको रातों की नींद हराम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा और कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। आपको क्या लगता है, इतने जो कम लाइव हैं, आज मैं एसएससी का डिस्कशन करा रहा हूं तो आपको रेलवे का डिस्कशन है, आपको इतना कम लाइव दिख रहा है, कैसे मुझे डिमोटिवेशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यही मैं अगर टीचर की क्लास अभी रखता तो मेरे दोस्त आप समझ ही सकते हो लाइव की क्या संख्या होती है ना। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूटी होना चाहिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आओ मेरे दोस्त, अब इसकी बात करें। अब देखो ये क्या है, x मीटर ऊंचाई वाले लैंप पोस्ट के शीर्ष से जमीन के एक ही ओर पर दो वस्तुएं 30 और
60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखी जाती है। वस्तुओं के बीच की दूरी हमारा 32√3 मीटर है। बताओ x का मान क्या होगा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x मीटर ऊंचाई वाले एक लैंप पोस्ट के शीर्ष से जमीन के एक ही और दो वस्तुएं 30 और 60 पर देखी जा रही है। अब देखिए ये हमारा एक लैंप पोस्ट है, ठीक है दोस्त। अब इसके टॉप से लैंप पोस्ट के एक ही और हमारा दो वस्तु है, ठीक है, और दोनों वस्तु को देखी जा रही है। तो दोनों वस्तु को देखी जा रही है, ठीक है भाई, और दोनों वस्तु के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो दोनों के बीच का जो अपना डिस्टेंस है, एकदम ध्यान से देखना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 32√3 मीटर है, ठीक है, 32√3। ओके, और आप मेरे दोस्त यहाँ पे देख लो, ये आपका लैंप पोस्ट है, ठीक है। यहाँ वाली एंगल इसका डबल हो जाए तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का प्रयोग कर लेना, आपका इजी हो जाएगा। कैसे? अब ये 60 है, ये 30 है, तो निश्चित तौर पर मेरे मित्र ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 तभी जाके ये 60 होगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो अब देखो ये मेरे दोस्त 60 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ भी 30 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिलके एक्सटीरियर बनेंगे। ओके, अब देखो किसी ट्रायंगल में मेरे दोस्त दो एंगल इक्वल हो तो उसके सामने के साइड भी इक्वल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब बताओ 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? √3। बेस कितने होंगे? 1। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 2। अब ये 2 है तो ये भी अपना क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो देख मेरे दोस्त, यहां से यहां का लेंथ जो आपको 2 दिख रहा है वो मेरे दोस्त यहां ध्यान दो मीटर में कितना है, ये 32√3 है। अब 2 का मान 32√3 है तो 1 का मान 16√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा √3 का मान क्या होगा? तो 1 का मान 16√3, तो √3 का मान हो जाएगा √3 गुने 16√3। तो यहां से हम 48 देख पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 48 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अर्जुन बैच आ चुका है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर अर्जुन बैच अवेलेबल है, ठीक है। 19 तारीख से शुरू होगा। चलिए 21 हो गया। अब हम 22 पर आते हैं मेरे दोस्त। अब देखो 22 क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब इतना इतना और इतना को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार रिमाइंडर y होता है। बताइए x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे दोस्त, 1062, 1134 और 1182, ठीक है, वो बड़ी सी बड़ी नंबर x जिससे इन तीनों में भाग दिया जाए तो हर बार रिमाइंडर y आ रहा है, यानी रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो मेरे दोस्त आपने HCF में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे इन तीनों को डिवाइड करें तो इक्वल रिमाइंडर आएगा। बताओ वो नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं? तो इसके लिए आप 2-2 का डिफरेंस लीजिए, 2-2 का। आज इन दोनों का डिफरेंस लेने जाएंगे, आपको यहाँ 72 नजर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेने जाएंगे, आपको 48 नजर आएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त इन दोनों का जो डिफरेंस है, आप इन दोनों ही डिफरेंस का HCF निकाल लीजिए। आप जैसे ही 72 48 का HCF लेंगे तो 24 आ जाएगा। मेरे दोस्त यही वो नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करोगे तो इक्वल रिमाइंडर आएगा, और जिससे डिवाइड करना है उसी को इन्होंने क्या कहा है? x कहा है, यानी x का मान मेरा आ चुका है, ठीक है। अब इसी x के मान से, यानी कि मेरे दोस्त 24 से आप डिवाइड कर लो और रिमाइंडर निकाल लो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखो ये 24 से 96, 24 4 96 बचेगा 10, 102, 24 4 96, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। और यही जो इक्वल रिमाइंडर बच रहा है इसी को इन्होंने y कहा है, ठीक है। अब हमसे मांग रहा है x माइनस वाई, तो x का मान हमारे पास 24 है, y का मान 6 है। जैसे ही हम घटा लेंगे मेरे दोस्त 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें 18 नजर आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा था 22 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 23 नंबर क्वेश्चन ये मेरे दोस्त मोस्ट वीवीआई है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है अगर आप रेलवे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और भी किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से जब सवाल आएंगे तो ये क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखो क्यों ये महत्वपूर्ण है वो बताता हूं।
आज हमें ये क्वेश्चन कहा है कि 8 अंकों वाली एक संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, तो बताओ x, y के टोटल कितने पॉसिबल पेयर हैं। मैं मेरे दोस्त आपको ये बताऊं कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका आखिरी 3 अंक 8 से डिविजिबल हो। तो देखो आखिरी 3 अंक यही तो है, इसको क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, तभी पूरी नंबर 8 से कटेगी। तो चूंकि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। तो बताओ मेरे दोस्त, अगर ये 6xy, अगर ये तीनों मेरे दोस्त 8 से डिविजिबल है, ये तीनों हमारा 8 से डिविजिबल है, तो सवाल ये है ये तीनों अगर 8 से डिविजिबल है तो मेरे दोस्त क्या हो सकता है, एक्स वाई का हमसे पेयर मांग रहा है। तो मेरे दोस्त एक हम चेक करना होगा पहले, क्या ये मेरा 6 है, एक्स वाई का मिनिमम मान हम क्या रख सकते हैं, 0 0 रख सकते हैं। जरा 8 से भाग देके देखो, 8 सते 56, 8 पच्चीस 40, बिल्कुल कट रहा है ना। अगर मेरे दोस्त ये 0 0 रखने पर कट जा रहा है, इसका मतलब एक्स वाई का पहला पेयर तो 0 0 ही हो जाएगा। अगला पेयर अब कुछ नहीं, 8 से डिविजिबल एक मिल गया ना, अरे कटना तीनों को 8 से है ना, तो 8 से डिविजिबल एक मिल गया, तो अब 8 जोड़ते चले जाओ, 8 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 8 होगा, 8 फिर जोड़ोगे 16, 8 जोड़ोगे फिर से हो जाएंगे 24, 8 जोड़ोगे 32, 8 जोड़ोगे 40, 48, 56, 64, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ 72, ओके, और फिर मेरे दोस्त 80, 88 और ये 96, क्योंकि आगे जाओगे तो फिर 700 हो जाएगा। लेकिन मुझे कहाँ तक रखना है, तो मुझे मेरे दोस्त आखिरी 3 डिजिट में ये ध्यान रखना है कि मेरा एक डिजिट पहले से फिक्स है, मेरा एक डिजिट पहले से 6 फिक्स है, तो 6 रहना चाहिए पहला स्थान पर, ठीक है। और बाकी हम जो अपने मन से कुछ रख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्थान पे ही रख सकते हैं। तब तो 2 स्थान पे हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो 0 से स्टार्ट हुए, 8 8 बढ़ते हुए चले गए और लास्ट के हम 96 तक ही जा सकते हैं। जैसे ही 8 बढ़ेंगे तो 700 पार कर जाएंगे, और 700 पार करना नहीं है। तो देख लो एक्स वाई के कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एक्स और वाई के टोटल मेरे दोस्त हमारे पास 13 पेयर आ गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बहुत भाई ने बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे दोस्त देखो, अगर टॉप प्रैक्टिस सेट अगर कुरुक्षेत्र 4.0 लेना चाहते हो तो आप ये जान लो कि वो बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, उसमें आधा क्लास हो चुका है, ठीक है। और अभी नया नया में महाभारत शुरू हुआ है, आप महाभारत ले सकते हो अगर नया लेना चाहते हो तो। अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है, अब ये क्या हो गया, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया था शुरू में ही, ठीक है, ये तो शुरू में ही मैंने सॉल्व कर दिया है, पता नहीं है कैसे रिपीट हो गया। चलिए अब 24 पे आइए, 24 देखिए क्या है, ये मेरे भाई हमारा क्या है, ये हमारा बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी में हमारा बी 90 डिग्री है, टेन ए का मान 5/12 है, साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू क्या होगा। अब देखो अपने पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ए बी सी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखते रहना। अगर ए बी सी अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, जिसमें बी को 90 डिग्री पहले से कहा हुआ है, ठीक है, और टेन ए के लिए हमारा 5/12 है, तो देखो एंगल ए के लिए अगर टेन डिफाइन है तो टेन का जो कंसेप्ट होता है वो P/B होता है, ठीक है। तो आप ही बताइए, अगर हमें एंगल ए के लिए PB लिखना हो तो एंगल ए के लिए P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, तो P तो आपका 5 हो जाएगा और B आपका ये 12 हो जाएगा, तो 12 5, तो ये तो ट्रिपलेट से 13 हो ही जाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आइए मेरे दोस्त, साइन ए चाहिए, साइन बी चाहिए और मेरे मित्र साइन सी चाहिए। साइन ए लेके आओगे तो देखो ए ये है, तो इसके लिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज, यानी 5/13 हो जाएगा, प्लस साइन बी तो 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान हमारा 1 हो जाएगा, प्लस साइन सी ये एंगल है, इसके लिए साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज लंब बटे कर्ण, यानी हमारा 12/13 हो जाएगा।
अब देखो एक तो अपने जगह पे रह जाएगा, बाकी 5/13 और 12/13, तो ये हमारा हो जाएगा 17 और बटे 13। तो ये 1 और प्लस 13 एकम 13, 13 सहित 4/13 है ना, 13 सहित 4/13, तभी तो 17/13 होगा। एक एक जुड़ जाएगा 2, अब 2 सहित 4/13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्त, ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 25 की ओर आते हैं और 25 देखते हैं कि क्या है। देखो ये हमसे कहा कि 12, 24 और 27 इसका फोर्थ प्रपोर्शन और ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी थर्ड प्रपोर्शन के बराबर है। तो बताओ हमारे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आपसे मैं ये कहूं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त, ये एक नंबर हमारा 12 है, एक हमारा 24 है और एक अपना 27 है, और मेरे दोस्त फोर्थ प्रपोर्शन हम नहीं जानते। जानते हो, अगर 3 वैल्यू देकर फोर्थ प्रपोर्शन की बात करें, अगर मैं उसे x मान लूं, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो है ना, वो मेरे दोस्त आपस में प्रपोर्शन बनाती है। क्या बनाती है? प्रपोर्शन। तो अगर ये चारों आपस में प्रपोर्शन बना रही है, तो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो मेरे दोस्त सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 24 गुने 27 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आप क्या कर सकते हो? 54 निकाल सकते हो। x का मान 54 हो गया। हमें क्या बोला कि सर इन तीनों का जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो a और 36 के क्या थर्ड प्रपोर्शन के बराबर है। तो लीजिए मेरे दोस्त, a और 36 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? तो a और 36 का अगर आप थर्ड प्रपोर्शन निकालते हो तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? b² अपॉन a। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि थर्ड प्रपोर्शन जो है वो किसके बराबर है? इन तीनों के फोर्थ प्रपोर्शन अर्थात 54 के बराबर है। तो 54 बराबर 36 गुने 36 और बटा ये a हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 एकम 3 और ये 12 तिया 36। फाइनली a का मान क्या हो जाएगा? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपका कंसेप्ट अगर आपको मालूम होगा, तो एक्चुअल में होता क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन होता है b इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, और थर्ड प्रपोर्शन होता है b² और अपॉन मेरे दोस्त a। ठीक है, अब यहां देखना, ये कहा था मुझे कि इक्वल है, तो अगर मैं इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन इन तीनों का निकालूं चतुर्थ अनुपात, तो क्या होगा? b इंटू सी बाई ए, यानी आप कर सकते थे 24 गुने 27 और बटे में 12, जो बराबर होता b² इंटू बी बाई ए। क्या? तो मेरे दोस्त ये जो दो है ना a और b, उनका जो थर्ड प्रपोर्शन होगा वो b² बटा a होगा, यानी मित्र मेरे 36 गुने 36 और बटा a के बराबर होगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से भी a का मान आपका 24 आ जाता और बड़ी प्यार से आप काम कर लेते। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप ऐसे कर लो, फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप ऐसे कर लो। तो जैसे आपको करना है बस कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे दोस्त 26। अब यहां से 2 से 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे आपका काम हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की एक दूसरी रेस है जिसमें बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि ए यानी बाइक ए 720 मीटर की एक तीसरी रेस में सी को 30 सेकेंड से हरा देती है, तो बताओ सी की स्पीड क्या होगी। अब मेरे दोस्त सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, किसी का भी स्पीड फाइंड करना हो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो आज अगर सी का स्पीड फाइंड करना होगा तो सी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस और अपॉन टेकन टाइम, यानी सी के द्वारा कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ और टेकन टाइम का रेशियो निकालोगे तभी सी का स्पीड आएगा। खैर घबराओ मत, आओ काम करते हैं। आज हमारा जो रेस हुआ है वो ए बी और सी के बीच रेस हुआ है। ठीक है, हम देख रहे हैं फर्स्ट रेस हमारा 1200 मीटर की है। 1200 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर से हराया है। याद रखना रेस में
कोई धावक किसी दूसरे धावक को डिस्टेंस से शुरुआत दे या डिस्टेंस से हराए, इस स्थिति में जो हराता है या शुरुआत देता है वो पूरा दूरी जाएगा। तो ए हरा रहा है बी को तो ए पूरा दूरी जाएगा, और बी को हरा रहा है तो बी कम जाएगा। कितना कम? जितना से हरा रहा है, 100 मीटर से हरा है तो 100 मीटर इससे ये कम जाएगा, यानी 1100 मीटर जाएगा। ठीक है, यानी जितना देर में ए जाएगा 1200 मीटर, उतना देर में बी जाएगा 1100 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 600 मीटर की एक दूसरी दौड़ जिसमें बी सी को 100 मीटर से हराता है, तो हराता बी है तो बी पूरा दूरी जाएगा। सी को 100 मीटर से हराता है तो सी 100 मीटर कम जाएगा, है ना, यानी 500 मीटर जाएगा। तो अब इस तरह से हमने ए बी और बी सी का रेशियो देख लिया। आज में अगर ए बी बी सी देख लिया, ए बी सी फाइंड करना हो तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट हो रहा है उसे सिंपलेस्ट कर लो। 2 0 से 2 0 यहाँ भी सिंपलेस्ट हो रहा है। जब ए बी बी सी मालूम हो, ए बी सी निकालना हो, जिसके आगे खाली हो उससे फिल कर दो और जिसके पीछे खाली हो उससे फिल कर दो। तो 12 6 हो जाएंगे 72, और मेरे दोस्त 11 6 हो जाएंगे 66, और यहाँ पर 11 और 5 हो जाएगा 55। यानी जब तक ए जाएगा 72 दूरी तब तक बी जाएगा 66, तब तक सी जाएगा 55। लेकिन अभी हम लास्ट में देख रहे हैं कि ए सी को हराना चाहता है किस रेस में, तो ए सी को हराना चाहता है 720 मीटर की रेस में। याद रखना, जिस रेस में कोई किसी को हराना चाहेगा तो हराने वाला उस रेस को कंप्लीट करते नजर आना चाहिए। तो आज 720 मीटर की रेस में ए हराना चाहता है सी को, तो हराना ए चाहता है ना, किस रेस में? 720 मीटर की रेस में। तो 720 मीटर की दूरी ए द्वारा ट्रेवल नजर आना चाहिए। क्या नजर आ रहा है? नहीं, तो बना दो 720। ठीक है, तो 720 अगर बनाना होगा इसको तो 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना मेरे मित्र तीनों में कर दो, है ना। तो अब क्या पता चल गया इससे कि जब तक ए जाएगा 720 तब तक सी जाएगा केवल 550। यानी ए अगर हराना चाहेगा सी को तो कितना से हरा पाएगा? तो मेरे दोस्त हम यहां देख रहे हैं 170 मीटर से हरा पाएगा। यानी कि अगर 720 की रेस में ए सी को हराना चाहे तो 170 मीटर से हरा सकता है। मतलब क्या हुआ, जब तक ए जाएगा 720 तब तक सी जाएगा केवल 550। यानी ए से ये 170 मीटर पीछे रहेगा, मतलब 170 मीटर से हार जाएगा। तो क्या देख रहे हो आप कि ए सी को 170 मीटर से हरा रहा है, तो दूरी में 170 मीटर से हरा रहा है और समय में 30 सेकेंड से हरा रहा है। तो क्लियर तो हो गया कि ए सी को डिस्टेंस में 170 मीटर से हराया और समय में मेरे दोस्त 30 सेकेंड से हरा दिया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यही हो गया स्पीड, 17/3 ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर सी की जो स्पीड हो गई वो 17/3 हो गई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। आप में से जिस भाई ने बनाया होगा बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 27 नंबर, क्या जानते हो दोस्त, ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है ना अभी रेलवे और एसएससी का, आप सभी लोग के जो भी मित्र दोस्त बंधु बांधव रेलवे और एसएससी का प्रिपरेशन करता होगा, आप उसे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे द्वारा जो दिया गया पीडीएफ है आप उस पीडीएफ को भी उसे शेयर कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त जब वो अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा। बाबू टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आज इस सेशन की शुरुआत किया है, दिन पर दिन ये सेशन और बेहतरीन होता जाएगा। इसमें मैं रेलवे और एसएससी दोनों का कॉम्बिनेशन रखूंगा, क्योंकि अब रेलवे के सारे चैप्टर को एसएससी भी पूछने लगी है। और हालिया के 2-3 पेपर में तो 22-21 वाले एग्जामिनेशन में देखा गया कि रेलवे एसएससी का लेवल सेम ही रखा गया। तो बच्चे को बरगलाने का के लिए तो बरगलाया जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बरगलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज दिया जाए जिससे पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, चलो ध्यान दो। पीडीएफ कहां मिलेगा? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर। ऐसे तो सारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दे दिया जा रहा है। कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी
इसको डलवाया जाए। हालांकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालना थोड़ा सा ज़्यादा उलझन हो जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं आज। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करके लाभ के रूप में 12.5% का लाभ कमाता है। अब ये देखिए 12.5% के लाभ का मतलब होता है 1/8 का लाभ। ठीक है, अब 1/8 का लाभ का मतलब क्या होगा? अगर सीपी और एसपी का रेशियो लगा दूं तो 8 हमारा सीपी होगा और 9 हमारा एसपी होगा। ठीक है, आप जानते हो एसपी वो होता है जिसका पैसा हम ग्राहक से लेते हैं, और सीपी वो होता है जो चीज हम ग्राहक को देते हैं। यहां पर हम ग्राहक को क्या कह रहे हैं कि अपनी वस्तु हम सीपी पर बेचेंगे। ठीक है, और अपनी वस्तु सीपी पर बेचेंगे ऐसा हम ग्राहक को कह रहे हैं, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके हम 12.5% का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो बताइए 1 केजी वजन करने के लिए कितने ग्राम का उपयोग करना होगा? ठीक है, 1 केजी वजन का उपयोग करने के लिए कितने ग्राम का 1 केजी वजन करने के लिए कितने ग्राम का उपयोग होगा? जानते हो दोस्त, हम ग्राहक से ले रहे हैं 9 का पैसा और दे उसको केवल 8 ही रहे हैं। ठीक है, और 9 का पैसा, तो चूंकि हम सीपी पर देने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम की चीज 1000 में देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब साफ हो गया कि ग्राहक से हम 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये जो 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं वो रेशियो में 9 है, तो 9 रेशियो का मान 1000 ग्राम होगा, तो 1 रेशियो का मान क्या होगा? 1000/9 होगा। तो 8 रेशियो का मान क्या होगा? 8 गुने 1000 और बटे में 9, यानी 8000/9। तो फाइनली हो जाएगा 888 और 0.8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहे हो? एक कुमार, अब आपका क्लास कहाँ चलता है? वहीं पर चलता है जहां पहले भी चलता था। ठीक है, बिल्कुल उसी जगह पे ऑफिस, उसी जगह पे क्लासरूम सब है। आप आराम से वहां पहुंचिए, वहां इंक्वायरी कीजिए, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आप आराम से वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, 3 जगह सेंटर है। एक भिकना पहाड़ी के पास सैदपुर मोड़ के अपोजिट में, एक किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, और एक बाजार समिति। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्त हम 28 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्या है कंसेप्ट? अब क्वेश्चन है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करें जिस पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर 6 यूनिट है और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप यहाँ ध्यान से एक चीज देख सकते हो। आप कहोगे क्या ध्यान से देखना है सर? ये मेरे दोस्त क्या है? मेरा ये हमारे पास एक क्वाड्रांट एक्सिस है। ठीक है, अब क्वाड्रांट एक्सिस ये है वो लाइन जिसकी बात हम कर रहे हैं। उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिस पर ओरिजिन से डाला गया जो परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर अगर P हो और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए, तो इस कंडीशन में इस AB का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त इस AB का, ठीक है, अगर हम इक्वेशन फाइंड करते हैं यानी AB का हम समीकरण फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये? तो ये x cos थीटा प्लस y sin थीटा और बराबर P होगा। अब x cos थीटा, तो x और मेरे दोस्त थीटा तो हमारा 60 डिग्री है, तो x cos हमारा 60 होगा और y sin 60 होगा और बराबर P, तो P मेरे दोस्त ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा 6 है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लो, ये x/2 हो जाएगा प्लस ये √3/2y हो जाएगा और बराबर मेरे दोस्त 6 हो जाएंगे। फाइनली रेशियो लेंगे तो x प्लस √3y और बराबर हो जाएंगे 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा x प्लस √3y बराबर हो जाएंगे 12। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हम देख पाएंगे x प्लस √3y बराबर 12 है, ऑप्शन में से कोई नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर इस माइनस का साइन, यहाँ पर मेरे दोस्त अगर माइनस का साइन नहीं होता तो यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट होता। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का साइन नहीं होता तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा यहीं पर सेशन समाप्त हो गया है। अब रही बात कि सर ये कितने बजे क्लास होता है और किस किस दिन ये क्लास होता है।
मेरे दोस्त ये मंडे टू फ्राइडे में क्लास होता है। लास्ट में मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ, थोड़ी सी बात आपको बताऊँ, ठीक है। अब देखो, अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो मेरे दोस्त मैंने आपका सेशन स्टार्ट किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। और मेरे दोस्त इस सेशन के अंदर हम टोटल अभी 30 क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये जो 30 क्वेश्चन है, इसमें मेरा पूरा पूरा प्रयास है और पूरा पूरा मैं इस पे काम कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे दोस्त मैं रेलवे, ठीक है, इसके अंदर मैं रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन और सेंट्रल एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन, इन्हीं दोनों एग्जामिनेशन को मुख्य रूप से फोकस करके मैं इस सेशन को चला रहा हूं। हालांकि इसका जो बेनिफिट है ये कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको बीपीएससी टीआरई में मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको बीपीएससी टीआरई के अंदर मिलेगा, इसका अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको वहाँ मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ मिलेगा, इसका प्रिपरेशन मेरे दोस्त अगर आप यूपी कांस्टेबल है या बिहार कांस्टेबल है वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन है। और मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आप हाँ बिल्कुल एरिथमेटिक उस हिसाब से ही रहता है, जहाँ पे आप चाहे आप बिहार एसआई की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन करें, हर जगह पर मेरे दोस्त यहाँ से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हमारी मुलाकात फिर अगले दिन होगी। आज की सेशन यहीं पर समाप्त होता है। 4 बजे तक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ और मेरे दोस्त 9 बजे रात में इसका डिस्कशन मैं कराता हूँ। आप सब लोग तैयार रहना, अपने दोस्त को भी बताना, अपने मित्र को भी बताना और सेशन को जम करके आप शेयर भी करते रहना। थैंक यू, गुड नाइट।